गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 141 तक सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग यूथ पब्लिकेशन बुक को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त कर दिया। तो मौर्य वंश को आपको भी पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर शुंग वंश ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक जो था पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर टिक करके हम लोग। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों अब यहाँ पर चालू हो गया मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद का काल जो होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 144 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो आपको पता होगा दोस्तों सातवां वंश जो था एक जारी किया था। ठीक है, सातवां वंश इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये बात तो सही है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित है। ठीक है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, ये भी बात सही है। चरक गौतम बुद्ध अपन, ये वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, चरक जो थे कनिष्क के, चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, चरक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चरक यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि चरक इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, चरक इसका मतलब यानी सही होगा, गलत ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। कनिष्क जो दोस्तों आपको भी पता होगा, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। ठीक है, कुषाण वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि आज टाइम भी कम है दोस्तों, तो फटाफट सोच रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा सके। ठीक है, कनिष्क डैश वंश का सम्राट था। कनिष्क अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कुषाण वंश का संबंधित था। ठीक है, कुषाण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत। शक युग आरंभ हुआ था। शक युग कब आरंभ हुआ था दोस्तों, तो आपको पता होगा कि 78 ईस्वी में हुआ था, सन 78 ईस्वी। यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। आपको पता होगा दोस्तों कि जो तीसरे कनिष्क था इसका सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, कनिष्क, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व डेढ़ शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि ईसा पूर्व, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो आंसर इसका हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी पहली शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, पहली शताब्दी की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि आज टाइम भी बहुत कम है। आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान समय में शादी विवाह का भी माहौल चल रहा है, तो अभी कुछ लोग डीजे ना बजाने लगे, इसीलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। उड़ीसा के उदयगिरी में से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। कलिंग के राजा कौन थे, खारवेल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, खारवेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपको दोस्तों पता होगा कि आर्यभट्ट जी इसके बहुत बड़े दोस्तों गणितज्ञ थे। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी दोस्तों पूछता है कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, तो वो भी दोस्तों गणित से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आपको जानकर दोस्तों यहाँ पर आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट की चर्चा खूब होती रहती है। आप देख सकते हैं चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग जो था दोस्तों, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत, ज़्यादा देर ना करते हुए। डैश ने एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो आपको दोस्तों पता होगा कि हेनसांग जो था ये था। ठीक है, हेनसांग अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि हर्षवर्धन के समय है, लेकिन आपको फाइयान को कमेंट करके बताना है कि फाइयान कब आया था। दोस्तों कल हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे
कि कोई कमेंट करने के लिए बोले थे, लेकिन अभी तक कोई कमेंट आप लोगों का नहीं आया है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिया करिए ताकि हम लोग आपका नाम यहाँ पर बोल सकें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पुनः एक बार आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? साथ हेनसांग दोस्तों बात हो रही है। ठीक है, हेनसांग की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट आपको दोस्तों पता ही होगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक हैं? तो आपको दोस्तों पता होगा कि वराह मिहिर जो थे ये थे। ठीक है, वराह मिहिर ऑप्शन नंबर ये सही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए मुद्रा राक्षस का दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके कि कौन है। ऑप्शन नंबर ए बी सी में ही बताना है। ठीक है, ए बी सी में ही बताना है, डी में नहीं बताना है। ठीक है, आपको मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा ताकि आप लोगों को नॉलेज का भी टेस्ट मैं कर सकूं। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? आपको दोस्तों पता ही होगा शायद इसका आंसर कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है और हर शिफ्ट में पूछ लिया जाता है लगभग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम दोस्तों प्रभावती था। ठीक है, प्रभावती था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम दोस्तों आपको पता होगा कि इनका विक्रमादित्य था। ठीक है, ये विक्रमादित्य एक उपाधि भी दोस्तों होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सुप्रसिद्ध कथा काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? ठीक है, आपको बताना है कि ये जानते होंगे दोस्तों कि कालिदास जी की कृति है। मेघदूत हो गया और कुमार संभवम हो गया, ये सारी कृतियाँ इन्हीं की हैं। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की जो दोस्तों दिया है कफन हो गया, गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब इन्हीं के हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। ठीक है, इनकी बहुत इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों कि गुप्त वंश ने अपनी उपलब्धियां लिखी है प्रशस्ति पत्र पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त जो था एक अच्छा वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आज हम यहीं पे क्लास को एंड करेंगे, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिए क्योंकि अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो में।